भारत में मोदी सरकार की साजिशें बेनकाब होने लगी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर जिन भारतीयों ने सबूत का मुतालबा किया, उन पर गद्दारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पटना में एक रैली से खिताब के दौरान बालाकोट पर कार्रवाई के सबूत मांगने के जवाब में अपोजिशन जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारत की जानिब से बालाकोट में पाकिस्तान की हदूद में दखल अंदाजी पर सवालात उठाने वाले अफराद पर गद्दारी के जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, इस बात को हैरानकुन करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि बालाकोट में कार्रवाई की सच्चाई पर सवालात उठाने वालों को गद्दार करार देना हैरानकुन है। उधर भारतीय एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने बालाकोट हमले में हलाकतों से मुतालिक सवालात की बौछार कर दी, जिस पर वो कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके। फजाइया चीफ BS धानवे ने कहा है कि हम हदफ को निशाना बनाते हैं, हलाकतों की तादाद नहीं गिनते। उन्होंने कहा कि हलाकतों की तादाद बताना हुकूमत का काम है। सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में हिंदुस्तान मुनकसिम और मोदी सरकार अपने ही अवाम को मुतमईन करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। आज पहला सवाल इस तरह से है, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, मोदी हुकूमत ने सबूत मांगने वालों को गद्दारी का लक़ब दे दिया। बालाकोट में दखल अंदाजी पर सवाल करने पर गद्दारी का इल्जाम हैरानकुन है। महबूबा मुफ्ती, क्या भारत का चेहरा दुनिया के सामने आने पर पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, ये जो बातें सारी सामने आ रही हैं और खुद भारत के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आज आ रही हैं उठ के इस बात पर, इस पे क्या हमें खुश होना चाहिए कि ये बातें खुल रही हैं, या फिर अफसोस होना चाहिए हमें कि क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, बड़ा गहरा किस्म का सवाल किया है आपने, लेकिन मैं तो इस गहराई में जाने इसकी बजाय यही कहता हूँ कि खुश होना चाहिए। 21 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद, 3 साबका वज़राए आला, 1 रियासती वज़ीर, सारे मांग रहे हैं पाकिस्तान पर हमला और कह रहे हैं पाकिस्तान पर हमला जो आपने किया है, हुकूमत नाकाम हो गई है, सबूत दो। इसके बाद उन पाक फ़ौज का पायलट शहीद कर देना, फ़ौजी शहीद कर देना नकली, और वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बरतानवी अखबारात, हत्ता कि हिंदुस्तान टाइम्स, और फिर OIC का एलामिया, इस पर भी मची हुई है। अब मेरे ख्याल से मोदी साहब को कोई एक मोहर अपने साथ रख लेनी चाहिए ताकि आसानी से हर एक को वो गद्दारी के फतवे बांटते रहे। मुफ्ती महमूदी साहब, तो देखिए, अब खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पलवामा झूठ से वाघा बॉर्डर के सच तक, बालाकोट से हमले से तैयारा गिराने तक, अभिनंदन से शाकरुल्लाह तक, इमरान नोबेल प्राइज़ ट्रेंड से गो मोदी गो ट्रेंड तक, नोबेल प्राइज़ ट्रेंड से गो मोदी गो ट्रेंड तक, और अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी तक, जनरल पांग से बरखा दत्त तक, अमित शाह, राजनाथ, ऑडियो जो उनकी लीक हुई है उससे F-16 तैयारा मार गिराने की कहानी तक, आदल डार के 350 किलोग्राम या बारूद से मकबूजा कश्मीर के 14,000 बख्तर बंद मोर्चों तक, और झूठी खबरों से झूठे प्रोपेगंडे तक। और अच्छा, और मज़े की बात है, भारतीय सिपाहियों के खाने में जहर कहानी से अभिनंदन के जिस्म में चिप या डिवाइस तक, 16 नवंबर की झूठी सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी ने कहा सिकंदर आजम बाहर आए थे और हमने हराया था, इस झूठ तक, राफेल तैयारों की चोरी से मोदी की राजनीति तक, भारत के जंगी जनून से पाकिस्तान के अमन तक, यानी OIC से तुर्की तक, अमेरिका से सऊदी अरब तक, रूस से UAE तक, मुत्तहिदा पाकिस्तान से मुनकसिम भारत तक, और भारतीय मीडिया से पाकिस्तान तक, और जंग से पहले जंग तक, या 14 फरवरी से 3 मार्च तक, ये सारा खुश होने की बातें हैं। पहली मर्तबा हुआ है ये कारगिल वार के बाद, स्पेशली पहली मर्तबा हुआ है कि दुनिया में पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क के तौर पे लिया जा रहा है, तवक्कुआत की जा रही हैं, और मोदी बैकफुट पे है, और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी से मुफ्ती मोदी बन गया। और हर एक को कितनों को दोगे, कितनों को कहोगे, और कितने कितने वक्त तक झूठ बोलोगे? न्याजी साहब,
कल शहजाद इकबाल साहब ने एक भारतीय सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू की थी। अब ये जो सबूत की बात हम सवाल में उठा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि शहजाद इकबाल साहब ने उनसे पूछा कि इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि इस हवाले से कोई पाकिस्तान के अंदर आपकी कार्रवाई के कुछ सबूत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं, वक्त आने पर देंगे। तो क्या वक्त के साथ साथ आप समझते हैं कि इलेक्शंस के करीब मजीद आने पर मोदी कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवेंचर से बाज नहीं आएंगे? और सवाल के जवाब में ऑप्शन क्या होगा आपका? देखिए जी, हमारे पास खुश होने के लिए तो अल्लाह के फजल से इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उन्होंने जितना क्लेम किया था यहाँ पे 350 कैजुअल्टीज या बाद में 40-50 कैजुअल्टीज़, तो वो उनके अपने यहाँ ये बात खुल के सामने आ गई कि बिल्कुल गलत है और वो झूठ का पलंद है। दूसरी बात यह है कि OIC ने उनको दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है और इस पर पाकिस्तान में यकीनन खुशी के शादियाने बजे और बजने चाहिए थे। बैन-अवी प्रेस के अंदर गैर मामूली तौर पे हमारी पजीराई हो रही है कि हम जंग नहीं चाहते और इंडिया जंग चाहता है, और हमारे वज़ीर आज़म साहब के किए गए इक़दाम की तारीफ़ और तौसीफ़ में ज़मीन और आसमान एक किया जा रहा है और बहुत ही हमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई हासिल है। लेकिन मत भूलें कि ये हिंदुस्तान जो है वो बड़ा यार और मकार दुश्मन है। वो कोई आम मुल्क, उसका जो कार्रवाई है वो आम मामूल की नहीं है। मशरिक़ पाकिस्तान अलहदा किया तो 48 से उन्होंने नहीं रखी, तब से उन्होंने जाके उर्दू के नाम पे कायद आज़म के दौरे के ऊपर उन्होंने ये सारी बातें उस वक्त बुनियाद रखी। फिर जिन लोगों से राब्ते थे, पता चला कि बाद में कि 13-13, 14-14, 15-15 साल से राब्ते थे। अब भी वो किधर लेके जाना चाहता है, मेरा ख्याल है कि भारत को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। मोदी साहब जो सेखपा हो रहे हैं या कह रहे हैं कि जी जैसा मैंने भी देखा है कि जी ये लोगों को गद्दार कह रहे हैं, तो उसमें एक और चीज़ भी है। मैंने वो जो बिटवीन द लाइन उनका ख्याल है कि सारे लोगों को समझ है कि इंडिया जो है कि जो पॉलिसी है उसको बहरहाल एक जो उनके जो बयानियाँ कह लें या नैरेटिव कह लें या उनका जो कुछ जिस तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर एक टेसिट कॉन्सेंसस है सारी सियासी जमातों का, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे मोदी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई और पार्टी। इक्का दुक्का जो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट होते हैं हमारे यहाँ भी सियासत में होते हैं, नाकाम होते हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं होती, उनके पास जो है 4 फुट की ज़मीन नहीं होती पाँव रखने के लिए, तो वो लोग जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बड़ी पार्टी बड़े गार्डेड स्टेटमेंट दे रही है। वो ये भी चाहती हैं कि मोदी पूरी तरह फ़ायदा ना उठाए, जिस तरीके पाकिस्तान की अपोजिशन चाहती होगी कि इमरान खान जो है वो सारा क्रेडिट खुद न संभाले, अगर हम ऑन बोर्ड है तो हमें भी साथ दिया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो गद्दारी के इल्ज़ाम पे तो मेरा ऑप्शन जो है कोई भी ना लें, क्योंकि उसमें वजह ये नहीं है कि ये जो बात कर रहा है इससे को हमें को हासिल होगा, क्योंकि वो कहाँ लेके जाने जाता है। मुझे तो बड़ा धड़का लगा हुआ है कि जब मैं देखता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक गेम है और खौफनाक अंजाम की तरफ मोदी लेके जाना चाहेगा, और सबसे ज़्यादा शायद सफरिंग या खमियाजा जो है वो कश्मीरियों को ना उठाना पड़े, और जिस तरीके से वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि मजीद इसकी कोई एडवेंचर मोदी कर सकते हैं जो उनका तर्ज अमल चल रहा है उस पर देखते हुए। हसन साहब, जब दलील से बात ना हो सके तो फिर गद्दारी के इल्ज़ामात लगते हैं। हमने उस दिन गालिबन आप नहीं थे शो में, तो हमने क्लिप भी चलाया था भारतीय चैनल का, जब एंकर कहती हैं जब उनसे इख्तलाफ राय किया जाता है तो मेहमान को कहती हैं कि आप चले जाएं हमारे स्टूडियो से बाहर, आपको तो जियो पे बैठे होना चाहिए था। तो हमें इस सूरत हाल को भारत में देख कर दुख होना चाहिए या इस बात पर खुश होना चाहिए कि एक्सपोज हो रहे हैं? हमारे पड़ोसी तो हैं, मुसलमान भी अक्सरियत में रहते हैं, सूरत हाल मजीद बिगड़ तो नहीं सकती? देखिए, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिस पे तबसरा करते हुए भी बंदे को घिन आती है, कराहत महसूस होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए, ये खुशी दुख ये कॉमेडी मूवी है, ये ट्रेजेडी, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए, इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। संजीदा मामला है ये, कोई ढोल पीटने वाला या मातम वाला मामला नहीं है। सबक सीखें कि देखते ही देखते पाकिस्तान का इमेज किस तरह इम्प्रूव किया है और वो किस बुरी तरह जलील हुए हैं। ये एक इबरत का मकाम है एक नेशन के तौर पे, इसको एक और तरीके से लेना चाहिए। खुशी खुशी का मुझे नहीं पता। ठीक है, इस पे आप कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन हसन निसार साहब समझते हैं कि इबरत का निशान कमाल के डाल दिए।
हसन निसार साहब कह रहे हैं कि इबरत का निशान इबरत इससे हासिल करनी चाहिए जो सूरत हाल भारत में बन रही है उससे। मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, जो सूरत हाल बन रही है आपके ख्याल में सबक सीखना चाहिए। क्या पाकिस्तान सबक सीखना चाहिए आपके ख्याल में? तो मजहर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदेमंद हो सकती है ये बात जो भारत के अंदर सूरत हाल बन रही है, या अफसोस का ही इजहार करना चाहिए इस पर? देखिए, मैं भी जो हसन साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरा ऑप्शन भी यही है कि सबक सीखना चाहिए। देखिए, कोई भी तनाज़ा होता है उसमें खुशी और गम एक तरफ, उससे सबक ज़रूर सीखना चाहिए, और उससे उस सबक सीखने का जो फ़ायदा ये होता है कि आप आइंदा कोई ऐसी चीज़ करते हुए या इस तरह का जवाब देते हुए आप ज़्यादा मोहतात होते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और ख़ुद हमारे DGI ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जैसे माजी में हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों से हमने सीखा है और इसीलिए हम आगे बढ़े हैं। देखिए, इस वक्त जितना भी जो भी क्राइसिस हुआ, बिल्कुल पाकिस्तान को मुतमईन कम से कम इस सूरत हाल में रहना चाहिए कि एक तो पहली चीज़ ये कि इस वक्त जो भारत के अंदर क्राइसिस खड़ा हुआ है, अंदर सवालात उठाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद साख्ता ज़ख्म जो है उन्होंने लगा लिया है। अब एक तरफ उनको सियासत में सवालात के जवाब देने पड़ रहे हैं, जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अब सवालात के जवाब देने पड़ रहे हैं। जिस जोश और वलवला वो पहले दिन दिखा रहे थे, उससे वो दिफाई सूरत हाल में सामने आ गए हैं। और उनके वो इदारे भी, जिस तरह अभी आपने एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया, मीडिया का बताया, कि मीडिया के अंदर भी अब ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि वो सवालात जिसके जवाबात उनको अब तक नहीं मिले हैं, वो सवालात अब वो कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही भारतीय मीडिया को ये सवाल खुद भारतीय मीडिया से भी करना चाहिए कि अगर ये दावा किया जा रहा था कि जी 300 लोग मार दिए गए हैं, 350 लोग मार दिए गए हैं, तो आपने उस दावे की ना कहीं तस्दीक की, ना उसको वेरीफाई किया, उसकी बुनियाद पर आपने एक हमला कर दिया, मीडिया वॉर डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान के ऊपर। तो खुद मीडिया को भी मीडिया से ही सवाल करना चाहिए। वो सवाल जो वो मोदी सरकार से कर रहे हैं, वही सवाल उनको अपने मीडिया से भी करना चाहिए कि वो जो कह रहे थे वो तो कह ही रहे थे, लेकिन क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं था कि मैं उसकी तस्दीक करूं कि ये दावे दुरुस्त हैं कि गलत हैं। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए काबिल इत्मीनान बात है कि जो क्राइसिस हुआ उसमें पाकिस्तान ने गेन किया है, लूज़ नहीं किया। ये काबिल एतमाद बात है कि पाकिस्तान ने इस क्राइसिस के नतीजे में मजहर साहब के ख्याल में गेन किया है। बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं भारत में, और फिर अगर हम सिद्धू की बात करें, वो जो कि वैसे ही बहुत तनकीद की जद में थे जब वो पाकिस्तान आए थे, तब से उन्होंने भी ये कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में क्या हुआ, भारत ने क्या हासिल किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के लिए। तो ये जो सारी सूरत हाल भारत में बन रही है, इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए? अब सैमुअल जॉनसन एसेस था यूके का, उसने कहा था कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। देखिए, जेनोफोबिया, जिंगोइज्म, इस नाम पे जब भी बुनियादी हकूक सल्ब किए जाते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे पहला हदफ बनती है, निशाना बनती है, उस पे मैं एज अ पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता, इर्रिस्पेक्टिव कि हम कितना बुरा समझें इंडिया को या दुश्मन मुल्क समझें। वहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है। ये एक बड़ा विशियस साइकिल है। आप इंटॉलरेंट होते हैं, जब आप इंटॉलरेंट होते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं लोगों के बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने के लिए, और चूँकि आप उनकी ज़ुबानबंदी करना चाहते हैं तो आपका रिप्रेशन बढ़ता चला जाता है, और उसमें फिर आप वायलेंस को एज़ हथियार, एज अ वेपन यूज़ करते हैं। हमने यही चीज़ नॉर्थ कोरिया में देखी है, और ये हमने देखा है कि इंटॉलरेंस पिछली आप कह लें 10-20 सालों में बहुत ग्रो की है दुनिया में। बेशक वो यूरोप की राइट विंग पार्टीज़ हों, बेशक वो ट्रंप का अमेरिका हो, बेशक वो मोदी का इंडिया हो, और इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर या इंसानियत के ऊपर नहीं है। और हमारा नेबर है, जिस तरह कहते हैं कि नेबर्स तो आप नहीं चूज़ कर सकते, वो हमें बुरा भला कहते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो जब तक
टॉलरेंस और रैशनैलिटी दोनों साइड्स पे नहीं होगी, इस खित्ते में अमन तो नहीं आएगा। सो एक छोटे टाइम के लिए तो हम खुशी मना सकते हैं कि इंडिया अपने आप को बर्बाद करने चला है, क्योंकि मोदी टाइप लीडरशिप उनके पास है, और अगर इसी तरह आगे बात चली तो वो अपना ज़्यादा नुकसान करेंगे, लेकिन हमारा भी फ़ायदा नहीं करेंगे। अगर आपके साथ साउथ कोरिया शायद ना जंग करना चाहता हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो अपनी रिवायत रही है उसकी वजह से खित्ते में अमन नहीं आ सका, और वो एक आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों का चला आ रहा है, वायलेंस भी चली आ रही है, और वहाँ पे एक रेन ऑफ टेरर भी है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। मैं तो इसे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। बिल्कुल सही। रीमा की तरफ हम जाएंगे। रीमा, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को देखें कि जो मसाइल हैं दोनों तरफ पाए जाते हैं दोनों मुल्कों के अंदर, और ख़ास तौर पर भारत पे बहुत सवालात उठते थे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के हवाले से, लेकिन जो पाकिस्तान से मुतालिक सवालात भारत इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाता आया है, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अब ये बात कर सकता है कि वहाँ पर तो महज एक बयान देने पर गद्दार करार दे दिया जाता है? अब्सा, शुक्रिया। मेरा ख्याल है जब हम लेसन्स लर्न की बात करते हैं तो शायद सबसे बड़ा लेसन लर्न ये है कि जब भारत में लोग सवालात उठाते हैं, डिसेंट होती है, तो हमें पाकिस्तान में कितना अच्छा लगता है। एक जिंदा मुल्क की एक तरह से इलस्ट्रेशन है ये, कि आप बिल्कुल मुर्दा नहीं हो गए। आप में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो सही सवाल पूछ रही हैं, जो स्टेट नैरेटिव को क्वेश्चन कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? मेरा नहीं ख्याल हमारा भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। ट्रीज़न के यहाँ पे भी बहुत एलिगेशंस लगते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर। हमने इसी शो में बहुत बार बात की है इसी तरह के इल्ज़ामात के बारे में। पाकिस्तान में तो ट्रीज़न का कानून भी है, भारत में तो ट्रीज़न जो है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, वहाँ एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ट्रीज़न, या उनके कवानीन में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो है और हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो शायद ये मेरे लिए लेसन लर्नड है। हमें किसी और की कमज़ोरी पे खुश नहीं होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खुश होना चाहिए। और अगर हमें खुश होना है तो अपने शायद जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है उस पे हम खुश हो सकते हैं, लेकिन भारत में जो बढ़ता एक्सट्रीमिज़म है, इंटॉलरेंस है, स्टेट ऑपरेशन है, उस पे तो हमें तशवीश ही करनी चाहिए, खुश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत आसान होता है एक ऐसा मुल्क जिसको हम दुश्मन कहते हैं उसके लोगों को डीह्यूमनाइज करना, लेकिन जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है, स्टेट ऑपरेशन है, उसके विक्टिम्स भी तो हैं और वो इंसान हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे तो बिल्कुल खुशी नहीं मनाई जा सकती। दूसरी बात है, जैसे बाबर साहब ने भी कहा, एक रीजनल इम्पैक्ट होता है। अगर एक बड़ा मुल्क है उसमें एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको खित्ते में भी नज़र आएंगे। और आखिरी बात, हम लोग अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं कि भारत का असली चेहरा सामने आ रहा है, अब इंटरनेशनली उनकी कंडेमनेशन होगी, लेकिन अमन इस तरह नहीं आता। अमन जो है वो डोमेस्टिकली आपकी सोसाइटी से आता है, आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से आता है। तो अगर हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पीस है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी है, तो वो इस तरह की चीजों से तो नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल किसी सूरत खुशी नहीं होना चाहिए, का मकाम नहीं है आपके ख्याल में, बल्कि हमें कंसर्न होना चाहिए बहुत, बल्कि इस पर कंसर्न होना चाहिए। और यही बात आप भी कह रही है कि सीखने का मौका है हमारे लिए भी और शायद दूसरे मुल्कों के लिए भी। इसी बात पर जोर दिया आसन साहब ने भी और दीगर हमारे तजियाकारों ने भी।